करियप्पा जिस कोंडनडेरा वंश के थे, उसका इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि इस वंश का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो मिल नहीं पाया है। कहा जाता है कि कोंडनडेरा वंश का अपना पुश्तैनी मकान आइने माने के नाम से जाना जाता है, जो नापोक्लू में स्थित था। नापोक्लू कोडागू जिले, जिसे लोग कुर्ग के नाम से भी जानते हैं, उससे 30 मील की दूरी पर स्थित है। कुर्ग जिला कर्नाटक में है, और साल 1956 तक जब राज्यों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, तब तक ये जिला केंद्र सरकार के कंट्रोल में हुआ करता था, जिसे चीफ कमिश्नर चलाते थे। करियप्पा का ये आईने मायने मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें लकड़ी के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे, एक लंबा सा बारामदा और लकड़ियों की सीलिंग जो बिल्डिंग के मुख्य हिस्सों को संभाले हुए थी। इतना ही नहीं, इस आईने माने के सामने एक बड़ा सा आंगन भी हुआ करता था, जहां त्योहारों का तांता लगा हुआ था। ओक्का, जो कि कोंडनडेरा वंश को कहा जाता था, उसके सभी सदस्य आईने माने में ही रहा करते थे। आज भी अलग अलग त्योहारों पर सभी सदस्यों का एक साथ आना हो ही जाता है। जिस परिवार के पास उस आईने माने को संभालने का जिम्मा होता, उसके पास एक लैंप होती थी, जिसे थोकू बोलीचा कहा जाता है, और ये लैंप हमेशा ही जलती रहती थी। जब घर में किसी की शादी होती तो यहाँ एक खूबसूरत सा गाना भी गाया जाता था, जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए हुआ करता था। 19वीं सदी के दौरान जब ये वंश चारों ओर अपने स्टेचर, इन्फ्लुएंस और पावर के साथ फैलने लगा, तब कोडागू के राजा के लिए ये खतरे जैसा दिखाई देने लगा था। ओक्का वंश का आईने माने बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता, उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बहुत ही मीठी थीं। यही बातें उसे और खास बनाती, जो कोडागू के राजा को पसंद नहीं आती थीं। आखिरकार राजा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ओक्का वंश को उनकी मर्जी के खिलाफ हाथूर जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन उनके रुतबे को कम नहीं कर पाया। जब राजा ने यह महसूस किया कि सिर्फ उन्हें अपनी जगह से हटा देना ही काफी नहीं है, तब उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ओक्का वंश के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा के कहे के मुताबिक जब ओक्का वंश के पुरुषों को एक एक कर मारा जा रहा था, तब गुम्माटीरा वंश की एक महिला, जो करियप्पा के आईने माने के पास ही रहती थी, कोंडनडेरा वंश से मुलाकात कर रही थी। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने एक नन्हे से बच्चे को देखा, जिसे उन्होंने राजा की सजा से बचाया था। लेखक के अनुसार ये बच्चा ही उनका पूर्वज था। आज के समय में अगर कोंडनडेरा के वंश के लोग इस दुनिया में हैं, तो वो गुम्मातीरा वंश की उस औरत के कारण ही। इसलिए आज भी उस महिला की बड़े ही आदर से लेखक के वंश के लोग पूजा करते हैं। उनके इस फंक्शन को कारोना कुडुपा कहते हैं, जो हर साल नवंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, पास ही के एक पेड़ के सामने उस औरत की समाधि भी बनाई गई है, जहां किसी भी शुभ काम से पहले कोंडनडेरा वंश का हर लड़का पूजा में जरूर जाता है। कोडावा के लोग हमेशा से ही परंपरा को बहुत मानते थे, साथ ही उनका शादी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। इस वंश के कई लोगों ने तो शादी से बचने के लिए नेशनल आर्मी भी ज्वाइन कर ली थी। लेखक का कहना है कि कोंडनडेरा वंश ने इंडियन नेशनल आर्मी को कई बहादुर सिपाही दिए, जिनमें से 2 चीफ ऑफ आर्मी भी हैं। पहले चीफ ऑफ आर्मी हैं लेखक के पिता के.एम. करियप्पा, जो साल 1949 से 1953 तक इस सम्मानित पद पर थे। इसके बाद इस डेजिग्नेशन का नाम बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया था। साल 1957 में जनरल के.एस. थिमाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जो कोंडनडेरा वंश के ही थे। उनके बड़े भाई तो उनसे पहले ही देश की सेवा के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके थे। साथ ही थिमाया के छोटे भाई रेगुलर आर्मी में थे, जिनकी साल 1948 में कश्मीर में माइनफील्ड में फंसे हुए एक कुत्ते की जान बचाते हुए मौत हो गई थी। जब जनरल थिमाया रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में थे, उनके साथ कोडागू का एक और लड़का भी उनके बैच का कैडेट था। उसका नाम था बोपाया, जो कि एक बेहद इंटेलिजेंट और ब्राइट लड़का था। लेकिन दुर्भाग्य से कमिश्निंग के पहले ही हुए एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसने अपने हाथ पांव खो दिए थे और उसे घर वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा कोंडनडेरा वंश के जिन बड़े अफसरों ने आर्म्ड फोर्सेज में अपनी जगह बनाई थी, उनमें लेट जनरल I.C. अयप्पा, लेट एयर मार्शल डी सुबिया, मेजर जनरल G.C. सोमाना, लेट जनरल C.N. सोमाना और लेट जनरल B.C. नंदा जैसे नाम शामिल थे। हालांकि जल सेना में इस वंश का कोई भी लड़का नहीं गया था, जिसका कारण था कि कोडागू में
थे जहां लड़के अपनी ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन कोडागो में हीरोज की कमी नहीं थी। इनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया, जिन्हें मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा और अहम गैलेंट्री अवार्ड है। लेखक के अनुसार कुछ हद तक ये बड़े अफसोस की बात है कि किसी के भी सामने न झुकना भले ही एक प्राउड योद्धा होने की विशेषता क्यों ना हो, लेकिन अब ये क्वालिटी यहाँ के लोगों में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ती। 50 साल का वक्त हो गया होगा, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों के लोगों में भी ये क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये अतीत की बात हो गई है। बचपन की यादें। लेखक KC करियप्पा, जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा के ही बेटे हैं, अपने पिता की बचपन की यादें ताजा करते हुए बताते हैं कि उनके पिता का जन्म साल 1899 की 28 जनवरी को हुआ था, लेकिन मिलिट्री रिकॉर्ड्स के अनुसार करियप्पा का जन्म साल 1900 में हुआ था। लेकिन KM करियप्पा हमेशा अपना जन्म पहले वाले डेट पर ही बताते थे, क्योंकि यही तारीख उन्होंने अपनी डायरी में भी लिख रखी थी। इस बात के लिए उनके बच्चे उनकी बहुत टांग भी खींचते थे, ये कहते हुए कि उनके पिता 19वीं सदी का ही बने रहना चाहते हैं और इसलिए अपने जन्म की तारीख साल 1899 की 28 जनवरी को ही बताते हैं। लेकिन करियप्पा की कहीं दो बातें बिल्कुल सही होती थीं। पहली तो ये कि परंपरा के अनुसार एक गर्भवती माँ का पहला बच्चा उसके पिता के घर जन्म लेता है, जहां उसे उसकी माँ से बहुत लाड प्यार मिलता है। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 2 महीने के बाद अपने बच्चे को लिए माँ अपने ससुराल लौट आती है। लेकिन KC करियप्पा की दादी अम्माया थाई के वक्त ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो और उनकी माँ एक ही समय पर गर्भवती थीं। ऐसी स्थिति में दोनों ने मिलकर ये तय किया कि अम्माया थाई को अपने बच्चे को ससुराल में ही जन्म देना चाहिए। करियप्पा का जन्म वहीं शनिवारा सांथे में हुआ था, जहां उनके पिता पोस्टेड थे। KM करियप्पा का जन्म उनके मामा के जन्म के महज 1 महीने बाद हुआ था। अम्माया थाई की मां ने साल 1898 के 28 दिसंबर को एक बेटे को जन्म दिया था। वहीं करियप्पा का जन्म अगले महीने यानी 28 जनवरी को हुआ था। ये काफी मजेदार बात थी कि मामा और भांजे की उम्र में सिर्फ 1 महीने का ही फर्क था। अम्माया थाई बताती थीं कि जब करियप्पा का जन्म होने वाला था तब उन्हें तूफानों में दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें सुनाई देती थीं। इन आवाजों का मतलब अम्माया थाई को तब पता चला जब कुछ सालों बाद उनकी बहन ने भी अपने बच्चे के जन्म के समय ऐसा महसूस किया और कहा कि इतना तो निश्चित है कि उनका ये बेटा बड़ा होकर मिलिट्री फोर्सेज में भर्ती जरूर होगा। जब भी कोडावा परिवार में किसी लड़के का जन्म होता तो उसके जन्म की खबर एक गोली चलाकर दी जाती थी। साथ ही उस बच्चे के हाथों में लकड़ी का तीर धनुष बनाकर रखा जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि अपने पूर्वजों की तरह उस बच्चे में भी शिकारी प्रतिभा छिपी हुई है। उस बच्चे को जन्म के बाद नहलाया जाता और फिर उसके मुंह में गुड़, घी और काली मिर्च से बना एक पाउडर दिया जाता, जिसकी मान्यता ये थी कि ये बच्चा गुड़ की तरह सब में घुल मिल जाएगा, घी की तरह पिघल जाएगा और काली मिर्च की तरह शांत रहेगा, लेकिन अपना गौरव बरकरार रखेगा। ये तीनों चीजें खुशी, अच्छी सेहत और शक्ति का प्रतीक थीं। भारतीय सेना के एक होनहार योद्धा KM करियप्पा के बचपन की कुछ और बातें जानने के लिए आइए चलते हैं इस किताब की चर्चा के दूसरे एपिसोड की ओर। आप सुनते रहिए कुकू FM।